सर्विस लिमिटेड दरभंगा हाउस के इस प्रांगण में हमारे बीच हमारे एक यंग झारखंड हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं कुमार हर्ष। मैं उनका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज यहाँ इनसे विशेषकर जो 4 लेबर कोड्स जो गैजेट ऑफ इंडिया के 21/11/25 के नोटिफिकेशन के द्वारा लागू किए गए हैं उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो 4 लेबर कोड्स हम लोगों ने गवर्नमेंट गैजेट ऑफ इंडिया के द्वारा जो लागू किया गया है उसके बारे में हमें कुछ बताएं ताकि हम लोग की जो क्लैरिटी है वो और भी हो सके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जो नोटिफिकेशन आया और जिस तरीके से लेबर कोड लाया गया है और इसको विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए मैं आपको कुछ एस्पेक्ट्स बताना चाहूंगा। जैसे पहले 29 सेंट्रल लॉज थे which has been reduced to 4 codes. Rules were 1436, उसको भी रिड्यूस करके 351 कर दिया गया है। तो जितनी भी रिटर्न फाइल्स होते थे, जितने भी कंपनी के, जितने भी इंटरप्राइजेस के वो रिटर्न फाइल होते थे उसको घटा करके 1 कर दिया गया है। पहले 31 रिटर्न फाइल करना पड़ते थे। फॉर्म्स होते थे 181, उसको 73 कर दिया गया है। रजिस्टर्स को 84 से 8 कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन का 8 रजिस्ट्रेशन होते थे एंड दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, उसको सिंगल विंडो में कर दिया गया है। लाइसेंस करने के लिए 4 किया जाता था। तो ये जितने भी कोड आ रहे हैं, जैसे कि आपको एक प्रोविजन है कि ग्रेचुटी एक्ट का, ग्रेचुटी एक्ट में पहले प्रोविजन ये था कि 5 साल आप जब सर्विस करते हैं देन यू विल बी एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी, फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। अब उसको घटा करके 1 साल कर दिया गया है। और सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे बीड़ी सेक्टर्स हो गए, फिर आपको माइन सेक्टर्स हो गए, कोल सेक्टर्स हो गए, अलग अलग प्रोविजंस हैं। जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया। पहले क्या था कि मिनिमम वेजेस एक्ट सबके लिए लागू नहीं हुआ करता था, वो एक शेड्यूल वर्कर्स के लिए लागू किया जाता था, जिससे खाली 30% जो वर्कर्स जो रहते हैं जी। लेकिन अब क्या है कि जो टेम्पररी है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है, या आपका जो एग्रीगेटर्स हो गए, दूसरे अलग अलग टेम्पररी हो गए, और भी ऐसे वर्कर्स हो गए जो आते हैं, जैसे बदली वर्कर्स हो गए, उनको आपको मिनिमम वेजेस एक्ट देने का प्रोविजन नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया है कि बाय लॉ ये बता दिया गया है कि मिनिमम वेजेस एक्ट आपको देना है, और साथ साथ ये प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि झारखंड का जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, बिहार का, उत्तर प्रदेश का सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का अलग अलग रहेगा। अब क्या कर दिया गया है कि प्लेटफॉर्म वेजेस बना दिया गया है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंगली उनको मिनिमम वेजेस दिया जाएगा। तो ये एक यूनिफॉर्मेशन बना दिया गया है लॉ को कि जो वेजेस दिए जाएंगे वो वेजेस यूनिफॉर्म होने चाहिए और वर्कर के हित में होने चाहिए। इससे एक और चीज अच्छा क्या हो जाता है, जो इंटरप्राइजेस रहे, जैसे सीसीएल बहुत अपने वर्कर्स के लिए, बेनिफिशियरी के लिए जानी जाती है कि जो भी बेनिफिट सीसीएल और जितने भी मेजर्स हो गए, जैसे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के लिए यहाँ एनसीडब्ल्यूए बना हुआ है, नेशनल कोल वेजेस एग्रीमेंट, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, हर सेक्टर्स में नहीं मिलेगा। हर साहब, इसमें एक चीज ये बताएं हमें, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ काफी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स एंगेज्ड हैं जी, तो उनके बेनिफिट के लिए इस लेबर कोड्स में क्या प्रावधान है, तो विस्तृत से थोड़ा बताएंगे जी। जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में बात किया गया, मिनिमम वेजेस एक्ट सबको नहीं दिया जाता था पहले, तो एक तरह से मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया। फिर रिट्रेंचमेंट के लिए जो होता था कि 45 दिन के अंदर उनको पैसा मिल जाना चाहिए, बल्कि किसी को आप हटा भी रहे हैं तो रिट्रेंचमेंट का जो सेक्शन 25F में प्रोविजन दिया हुआ है, लेकिन उसमें ये लिमिटेशन नहीं दिया हुआ था कि आप उसको कितने दिन में पैसा देंगे। दूसरा कि मंथली पेमेंट करने का है, तो हर महीने के 7वें दिन तक आपको पेमेंट करना है। ये पहले परमानेंट एम्प्लॉय के लिए लागू था, ये टेम्पररी एम्प्लॉय के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के लिए पहली बार लागू कर दिया गया है।
जो फैसिलिटी, जो मेडिकल बेनिफिट्स मिलने चाहिए, वो मेडिकल बेनिफिट्स ये टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के लिए भी दिया गया है। तो ये सारे प्रोविजंस हैं, और साथ साथ ईएसआई कवरेज देने का प्रोविजन दिया गया है। पहले क्या था कि वुमेन को रात में काम करने का प्रोविजन नहीं था। अब अगर वुमेन चाहती है और एम्प्लॉयर चाहता है तो बाय कंसेंट, सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइडेड, ये वुमेन को अधिकार रहेगा कि वो वहां काम कर सके। तो उनको भी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि वो अपना पालन पोषण अच्छे से कर सके। उनके कंसेंट जरूरी, उनकी कंसेंट जरूरी है, बिना कंसेंट के। फिर दूसरा चीज क्या है कि वर्किंग आवर्स जो है वो कैपिंग कर दिया गया है, 48 घंटा वीकली और 8 घंटा डेली। तो अगर आप 12 घंटा भी आप उनसे काम करवा रहे हैं, 8 से 12 घंटा का कैपिंग दिया गया है, तो 4 ही दिन आप एक हफ्ते में काम करा सकते हैं, या 8 घंटा के अनुसार 6 दिन आप काम करा सकते हैं। इससे क्या हो जाता है कि एक दिन की भी छुट्टी उसको सुनिश्चित किया जाता है। पहले कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए ये प्रोविजन कभी नहीं था। हर्ष साहब, इसमें इस लेबर कोड में महिला कर्मियों के लिए क्या फैसिलिटीज दी गई हैं, क्या प्रावधान रखा गया है? एक मूवी आई थी, मूवी में एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि हमारी बेटियां क्या छोरों से कम है के। तो उसमें देखिए, ये लेबर कोड जिस तरीके से प्रोविजन बनाया गया है, उससे एक तरह से पता चलता है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए ये टूल किट दिया गया है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पहले हुआ करता था, पहले बोला जाता कि रात को आप काम नहीं कर सकते हैं, उसको इक्वल पे नहीं मिलता था इक्वल वर्क के लिए। आज के दिन में ये जो प्रोविजंस बनाए गए हैं वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लीगली प्रोहिबिट करते हैं, मतलब कि आप वो उसको निषेध नहीं कर सकते हैं काम करने के लिए। अगर उसे रात में काम करने का मन है तो उससे कंसेंट लेकर आप रात में भी काम करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितनी भी जो ग्रीवांसेस होती हैं तो हर जगह कमिटी नहीं बनती है, तो ये कमिटी भी बनाने का काम ये कानून के तहत ये प्रावधान दिया गया है कि कमिटी बनानी चाहिए। और इससे बड़ी बात क्या होता है कि कोई भी ससुराल वाले जो भी रहते हैं कि महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता है, तो एक सामाजिक ताना बाना है, उसको तोड़ने के लिए जो ससुराल वाले हैं, जो पेरेंट्स इन लॉ बोलते हैं, उसको फैमिली डेफिनेशन में लाया गया है। और फैमिली डेफिनेशन के साथ जितने भी उनको हेल्प होता है, जो बेनिफिशियरी प्रोविजंस होते हैं, मेडिकल एड हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गए, एलएलटीसी हो गया, एलटीसी हो गया, ट्रैवलिंग कंसेशंस हो गए, ये ट्रैवलिंग कंसेशंस जितने भी हैं वो फैमिली डेफिनेशन में आने के चलते उनके ससुराल वाले को मिलेंगे, तो उनके घर में भी वो कद बढ़ेगा। साथ साथ क्या है कि ग्रेच्युटी एक्ट, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि किन्हीं कारणों के कारण 5 साल कवर नहीं करना और छोड़ना पड़ता है कोई महिलाओं को। हो सकता है कि घर में बच्चों को पढ़ाना पड़ता हो, या कोई और भी ऐसे घटना है जो उनका हेल्थ का ऐसा हो, तो ग्रेच्युटी आप काम किया हुआ आपका अर्न बोलते हैं, आपका पैसा कमाया हुआ है, तो 1 साल आप जब काम करके छोड़िएगा तब भी आपको ग्रेच्युटी मिलेगा। ये बहुत बड़ा प्रोविजन है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया गया है। यहाँ तक मैटरनिटी लीव में भी अच्छे अच्छे मेजर्स लाए गए हैं। इससे पता चलता है कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बेहतरीन कदम किया गया है ये लेबर कोड में। सर, इसमें कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के लिए और क्या क्या इसमें प्रावधान रखा गया है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, पहले क्या था कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज का प्रोविजन था और जो उनको बेनिफिट्स मिलते थे वो टेम्पररी एम्प्लॉयज को और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को नहीं मिलते थे। जैसे कि उनका इंक्रीज इन सैलरी जो होता था, तो अब क्या है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयज बना दिया गया है कि आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में भी काम करवा रहे हैं तो उनका टर्म को आप फिक्स करिएगा, तो उनको लीव, मेडिकल, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, यहाँ तक मेडिकल बेनिफिट्स जितनी भी हैं उनको उस तरीके से मिलेगा। यहाँ तक प्रमोशन का भी उनका एवेन्यूज को बढ़ा दिया गया है।
अब जैसे बात आती है ग्रेचुटी के लिए, तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के लिए ग्रेचुटी का जो दायरा था वो बहुत छोटा था, वो दायरा को बढ़ा दिया गया है। बढ़ा भी क्या दिया गया है, परमानेंट एम्प्लॉयज के साथ में उनको खड़ा कर दिया गया है, और साथ साथ ये कहा गया है कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज के जो राइट्स हैं वही सेम राइट्स कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के पास भी रहेंगे। अब मैं आपको पढ़ के एक दो चीज सुना देता हूं। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स टू गेट फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। ये पहले कभी नहीं होता था कि फ्री हेल्थ एनुअल चेकअप होगा। अब क्या है कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसके लिए ये प्रावधान बना दिया गया है कि आप अपने एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रहे, उनको आप एनुअल फ्री हेल्थ चेकअप दीजिएगा। ये एक तरह से बड़ा चेंज आया गया है, एक रेवोल्यूशन की तरह देखा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के लिए। हर्ष साहब, ये हमारे कर्मचारी जो हैं, कामगार कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, उनके ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए क्या क्या प्रावधान इसमें रखा गया है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जी, सेफ्टी मेजर्स के लिए तो हमेशा से आपको कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के गाइडलाइंस आते हैं, और आप देखिएगा कि बहुत सारे प्रोविजंस बने हैं। ये पहली बार हुआ है कि एक स्टैंडर्डाइज नोटिफिकेशन दिया जा रहा है कि आप ये सेफ्टी मेजर्स जो है उसको आप अपनाइएगा, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड नहीं हो और हेल्थ चेकअप हमेशा हो। जैसे मैं पहले से कह रहा था कि फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप ये हर एम्प्लॉय का अधिकार बना दिया गया है। ये प्रोविजन कभी पहले नहीं था। ये हेल्थ चेकअप कराने का काम एम्प्लॉयर के ऊपर एक ड्यूटी बॉन्ड बना दिया गया है, एक कानूनन बाध्यता हो गई है। अब ये एक तरह से कामगारों के लिए हित में ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हमारे काम को स्ट्रीमलाइन किस तरह से किया गया है इस लेबर कोड के द्वारा। जैसे हम लोग हर समय रजिस्ट्रेशन करते थे, अब शायद सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रखा गया है, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, यूनिफॉर्मिटी लाने का काम सरकार ने किया है। पहले क्या था कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 8 विंडोज, 8 तरीके का रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया जाता था। अब क्या है, उस रजिस्ट्रेशन को कम करने से क्या है कि एम्प्लॉयर का भी जो बर्डन है वो कम हो जा रहा है, और साथ साथ यूनिफॉर्म किया जाता है। यूनिफॉर्मिटी से आपको एक चीज प्रोविजन में आपको समझ में आएगा कि प्रोविजन के रूप में ना एक सोशल सिक्योरिटी रूप में देखा जाए तो कामगारों के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स दिया जा रहा है। जैसे परमानेंट एम्प्लॉय, टेम्पररी एम्प्लॉय में कोई भी फर्क नहीं रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। वो डिफरेंस ना रहने के कारण एक एम्प्लॉयर के लिए आप वो डिफरेंस नहीं क्रिएट किया जा सकता है। तो यूनिफॉर्मिटी आने से यहाँ तक एम्प्लॉयर को भी फायदा है और एम्प्लॉय को भी फायदा है, और उस यूनिफॉर्मिटी के कारण सबको समान अधिकार मिलने का बाध्यता रहेगी और वो अधिकार मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी। सर, जैसे आपका प्रश्न था कि सिंगल रजिस्ट्रेशन से क्या फायदा है, तो सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस, सिंगल रिटर्न से ये फायदा है कि मल्टीपल ओवरलैपिंग फाइलिंग्स नहीं होते हैं। जी। तो उसका जो अनुपालन करने का बेड़ा जो एक एम्प्लॉयर को दिया जाता है, तो फाइलिंग में उनका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, काम में कम होता है। तो एफिशिएंसी जो मार्केट का है वो एफिशिएंसी घटता है, और जब एफिशिएंसी घटता है तो कहीं ना कहीं लेबर के भी काम में फर्क पड़ता है। और यहाँ तक क्या है कि वेजेस अगर एम्प्लॉयर कमाएगा नहीं तो एम्प्लॉय को देगा क्या, तो ये एक फायदा ये सिस्टम क्रिएट कर रहा है। हर्ष साहब, आपने तो काफी विस्तृत जानकारी हमें दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 न्यू लेबर कोड्स के बारे में। एक अंतिम प्रश्न यह है कि लेबर कोड तो हम लोगों ने लागू हो गया है गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा, इसमें हमारे श्रमिक संगठन के संशय को हम लोग किस तरह से दूर कर सकते हैं,
और उनके ग्रीवांस को हम लोग किस तरह से हैंडल करने का हम लोग कोशिश करें ताकि वो भी सेटिस्फाइड रहे इस लेबर कोड से। श्रमिक संगठन श्रमिकों का है, संगठन संगठनों का नहीं है। इसलिए श्रमिक पहले क्या था कि जितने भी आपको ट्रेड का मैटर उठाना था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उठाना रहता था, तो आप जब कोई भी कोर्ट में और ट्राइब्यूनल्स में जाते थे तो उसके लिए सेक्शन 10 हो गया, तो आपको सहारा लेना पड़ता था उस संगठन का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज करने के लिए। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज करने के लिए जो कामगार है उसको इतना शक्तिशाली बना दिया गया है कि वो अपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज कर सकता है। तो मुझे लगता है जो संगठन है, जो कामगार संगठन है, वो अपने इस लेबर कोड को उसको बैक करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कामगार संगठन कामगारों का है। जब कामगार मजबूत होता है तो संगठन भी मजबूत होती है। और पहले क्या था कि आपको कोई भी चीज इशू उठाना है, जैसे छुट्टी का हो गया, लीव का हो गया, ट्रांसफर का हो गया, तो आपको कभी भी कोई मुद्दे उठाने थे तो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में आपको जानने के लिए आपको एक संगठन की जरूरत होती थी, और वो डिस्प्यूट रेज होता था, फिर जाके रेफरेंस में होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था, वो रेफरेंस बनता था। अब क्या कर दिया कि कंसिलिएशन का अधिकार अब एक साधारण कामगार के पास में भी है। कंसिलिएशन हो सकता है, कंसिलिएशन में भी मामला सुलझाया जा सकता है। अब संगठनों का ये काम है कि अपने कामगारों के पीछे ये उसका जो लेबर लॉज है उसको समझाने का काम करें कि उन्हें और सशक्त करें, क्योंकि कानून आते हैं, कानून जाते हैं, लेकिन कानून की जानकारी अगर उनको हो गई जिसके लिए बना गया है कानून जी, तो कानून और सशक्त होंगे और लोग सशक्त होंगे जिनके लिए वो कानून बनाया गया है। ये कानून श्रमिकों के लिए बनाया गया है, ये कानून कामगारों के लिए बनाया गया है। तो मुझे ये यकीन है कि जो कामगार संगठन है वो एक अच्छा पॉजिटिव वाइब लेकर के ये लेबर कोड को सपोर्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि ये श्रमिकों के लिए बनाया गया है, कामगारों के लिए बनाया गया है। धन्यवाद हर्ष साहब। जैसा कि आपने सुना, हमारे जो गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा जो यह 4 लेबर कोड इम्प्लीमेंट किया गया है, उस पर हमारे एडवोकेट झारखंड हाई कोर्ट के श्री हर्ष ने काफ़ी विस्तृत जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि इनकी बातें सुन करके जो भी संशय था, हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो लेबर कोड में आए हैं, उस पर आप लोगों का संशय दूर होगा। धन्यवाद।